हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषभ शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना, उसमें हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किए थे स्ट्रेस, और स्ट्रेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सिंगल वीडियो में डिस्कस किए थे। सेम अप्रोच हम लोग यहीं रखेंगे। फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं चैप्टर के, जैसे स्ट्रेन, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस, यानी यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इस सभी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की लास्ट में मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद फिर हम लोग एक साथ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं स्ट्रेन। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रेस पढ़ा था, वर्ड एक से लगते हैं सुनने में, स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेकिन बिल्कुल अलग है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था फिर से समझ लीजिए। स्ट्रेस का सिंपल फोर्स पर यूनिट एरिया, बट ये स्ट्रेन जो होता है वो एक रेशियो है सेम क्वांटिटीज का। इसको ऐसे डिफाइन करो, सिंपल स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन, ये डायमेंशन चैप्टर नंबर 2 वाला नहीं है, यूनिट मेजरमेंट वाला। डायमेंशन का मतलब लेंथ, एरिया या फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। आप ध्यान करिए, लेक्चर नंबर 1 में मैंने यही सिखाया था कि इस वाले जो चैप्टर नंबर 9 है ना हमारे पास, उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सॉलिड्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कि किस तरह से सॉलिड कंप्रेस या एलोंगेट होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर ये सब क्वांटिटीज डिपेंड करती है। तो पहले हम लोगों ने सिर्फ स्ट्रेस पढ़ा, क्योंकि आप किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको कैलकुलेट करना सीखा। आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर आप किसी सॉलिड को, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह की रॉड है, ठीक है, सिंपल एक रॉड है लीनियर, और इस पे मैंने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ चेंज हो गई इस तरह से, फाइनल लेंथ L2 और इनिशियल लेंथ L1। तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल L2 माइनस L1। अगर आप रेशियो लेते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का, तो इस क्वांटिटी को चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या सिंपल कहो चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब सिंपल यहां पर क्वांटिटी से आ रहे हैं, क्वांटिटी। तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको एक नया नाम दूंगा रेशियो को, कॉल्ड स्ट्रेन। इसी तरह से देखो, आप एरिया में भी स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो या वॉल्यूम में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्ट्रेस को ध्यान करो, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने यही सीखे थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। इसमें भी हमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ना होगा। तो इसको ऐसा करते हैं, फिर से टेबल जैसे बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, सिंपल इट इज अ रेशियो। काफी दफा पूछा गया है इसकी यूनिट क्या होगी, तो ध्यान रखिएगा ये रेशियो है, सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी का रेशियो नहीं होता है, तो इसका भी रेशियो नहीं होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। इसके 3 टाइप हैं। फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिंपल डेल्टा एल अपॉन एल को आप लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ वाइज डेल्टा एल अपॉन एल। इसी तरह से अगर मान लीजिए वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है तो लॉन्गिट्यूडनल, और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम तो इसका नाम हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और एक थर्ड स्ट्रेन और है, एरिया से तो रिलेटेड जो नहीं है हमारे पास, इस चैप्टर में ज्यादा यूज नहीं है, एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया। थर्ड जो आएगी वो इस तरह से है, याद कीजिए स्ट्रेस जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसको भी 3 तरह से कैटेगराइज किया था। एक था लेंथ वाइज, इसको हम लोगों ने नाम दिया था
नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जब होता है जब फोर्स किसी बॉडी के परपेंडिकुलर हो इस तरह से, तब आता था नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहीं से आ रहा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। याद कीजिए बल्क मॉडुलस था ना, वो सॉरी बल्क स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस में क्या था, अगेन ये भी कुछ ऐसा था, फोर्स चारों तरफ से फोर्स लग रहा था, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन सरफेस एरिया, ये था बल्क स्ट्रेस। तो यहां पर भी देखो एक टाइप बन गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वॉल्यूम वाइज था, ये भी वॉल्यूम वाइज हो गया। और लास्ट में एक और स्ट्रेस था टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब आप टेंजेंट फोर्स लगा रहे थे इस तरह से, तब बॉडी की शेप चेंज हो गई थी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। यहाँ पे फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पर हम लोगों ने एरिया लिया था ये वाला। इससे यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इसका नाम है, ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेन। ये इस तरह से डिफाइंड है। इस सॉलिड को हम लोगों ने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस तरह से, मान लीजिए एंगल फाई, यहां फोर्स लगाया टेंजेंशियली है। ये लेंथ, ये जो ओरिजिनल लेंथ, ये वाली हाइट जो है, ये मान लीजिए एक्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है एक्स का। अगर इसमें टेन थीटा निकालूं, टेन फाई, तो टेन फाई हो जाएगा एक्स बाय। अगर ये एंगल छोटा है, फाई अगर स्मॉल है, तो सिंपल आप इसको ले सकते हैं, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है टेन थीटा को नियरली थीटा के इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी फाई इक्वल टू सिंपल एक्स डिवाइड बाय, ये जो एक्स डिवाइड बाय एच का रेशियो होगा यानी फाई जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन। तो तीन तरह के स्ट्रेन और तीन तरह से क्या होते हैं स्ट्रेस। तो आसान है याद करना, नॉर्मल से हम लोगों ने याद कर लिया लॉन्गिट्यूडनल, बल्क में आ गया वॉल्यूम, और जो दूसरा वाला था एक और इस तरह से जिसमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा था यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस, उससे रिलेट करता है शेयर स्ट्रेन। इसकी किसी की भी यूनिट नहीं होती है, सभी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने स्ट्रेस भी सीख लिया और स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब इन दोनों क्वांटिटी से यूज करके हुक्स ने क्या है एक रूल निकाला, या कह सकते हैं लॉ निकाला, हुक्स लॉ। ये काफी फंडामेंटल लॉ है इस चैप्टर का, ये रिलेट करता है स्ट्रेस को और स्ट्रेन को। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ इन इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी। देखिए भाई हुक्स लॉ ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट अभी आते हैं क्या है ये, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी ना हो तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन प्रॉपर कैसे लिखनी है वो मैंने आपको नोट्स में लिख के दे दिया है, तो आप वहां से आके डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से नोट्स बना लीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग डेफिनेशन ही लिखने लग जाएंगे तो फिर काफी टाइम हमारा यूं ही खराब हो जाएगा। मेन चीज होती है न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल को अभी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं। हम लोग समझते हैं पहले हुक्स लॉ क्या है। तो ये कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करोगे, सिंपल है समझो, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी में उतने ज्यादा चांस है बॉडी की शेप चेंज होगी। ये फोर्स बढ़ा दोगे तो चेंज भी इंक्रीज हो जाएगी। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि जो आपका ये जो वायर है ना, इसमें स्ट्रेन जो हो वो 2% से कम होनी चाहिए। हम लोग अभी कर्व पढ़ेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफी इंपॉर्टेंट है वो कर्व। तो कर्व में भी ये बताऊंगा कि जो हुक्स लॉ होता है ना वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है,
यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है कि हर जगह वैलिड हो। हुक्स लॉ यूनिवर्सल नहीं होता। हुक्स लॉ सिर्फ वैलिड है जब आपकी कैलकुलेशन करके स्ट्रेन जो आती है वो 2% से कम आती है। अगर 2% से ज्यादा होगी तो होता क्या है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वो मैच नहीं करता। बॉडी में आप कम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब ज्यादा तेजी से क्या करनी जाती है, इलोंगेट। तो ये चीज है, ये जो लॉ है ना, ये याद रखना, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है, ये सिर्फ वैलिड है विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब स्ट्रेन होना चाहिए बॉडी के अंदर, वो 2% से कम होना चाहिए। ओके, अब देखो ये हटाएंगे आप, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लेके आएंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। यहां पर ई का मतलब सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर एक और नया नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये जो ई है वो सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पर, डिपेंड ऑन दी मटेरियल। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में तो आ रहा है यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो ये ऐसा नहीं है कि ई पे डिपेंड करता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपने अभी ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, F इक्वल टू जी एम पर m2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर आप लोगों ने यही सीखा था कि जो g होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये g की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये डिपेंड नहीं करता आपका कितना मास है। क्या आपने सीखा कि मास अगर चेंज कर दोगे तो g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, g की वैल्यू फिक्स रहती है। सेम यहाँ पर भी ऐसी अप्रोच है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में रिलेट करते हैं, बट ये जो ई होता है सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पर, ये डिपेंड नहीं करता आपके स्ट्रेस कितना या फिर स्ट्रेन कितना। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ो, और ई के टाइप्स, क्योंकि अपने को पता है ना तीन तरह के इस चैप्टर में स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, बल्क स्ट्रेस है, इस तरह से। तो इसलिए डिफरेंट स्ट्रेस होने की वजह से जो ई आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। अब इससे पहले ये देखा था ना 3 तरह के स्ट्रेन या फिर स्ट्रेस है, तो जो ई होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो आएगी वो भी 3 तरह से आएगी। याद करना भी आसान है, नॉर्मल स्ट्रेस से हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडिनल याद किया था, इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी भी टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यंग्स मॉडुलस। देखिए अभी आप लोगों ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पर ई आया था और स्ट्रेन आया था, बट अगर आप जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस क्या था, इस तरह से कि जो फोर्स है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर लगे, तो उसको बोलते हैं लोग नॉर्मल स्ट्रेस, जब फोर्स और एरिया आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो स्ट्रेन है वो होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस केस में जो ई आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाई, यानी यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइंड है, सिंपल, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल। ये यूनिटलेस नहीं होगा, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं थी बताई थी, बट स्ट्रेस की तो यूनिट होती है ना। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो जो यंग्स मॉडुलस होगा इसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर। जो यूनिट स्ट्रेस की होती है वही यंग्स की होती है, और स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। डायमेंशन से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन आएगी m/l(t-2) और ये l², ये हो जाएगा m l-1 t-2, ये डायमेंशन।
आपको देखो मैंने स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था यही बात कि इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बॉडी जो इलोंगेट या कंप्रेस होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हमें सीखना है बेसिकली चैप्टर में। ये जो वैल्यूज होंगी ना यंग्स मॉडुलस की, अभी कैलकुलेट भी करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, ये वैल्यूज बताती हैं आपको कि कौन सी बॉडी कितनी ज्यादा इलास्टिक होगी। जिस भी बॉडी की इलास्टिसिटी निकालनी है या ये कंपेयर करना है कि ये बॉडी ज्यादा इलास्टिक है कम इलास्टिक है, तो हम लोग देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है उसकी। इन केस जो कि अभी लिखा था ना यंग्स मॉडुलस, ये जो ई होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो कॉपर के लिए फिक्स है, चाहे आप कितना ही फोर्स लगाइए या कितनी भी लेंथ रखिए, मतलब शेप कैसी भी हो, कॉपर के लिए ये ई की वैल्यू यंग्स मॉडुलस हमेशा फिक्स आएगा। तो यंग्स मॉडुलस बताता है आपको कि कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक होगी। जितनी ज्यादा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है, बॉडी उतनी ज्यादा क्या होगी, इलास्टिक होगी। ये हम लोग अभी आगे क्वेश्चंस में डिस्कस और करेंगे। बहरहाल अभी के लिए हम लोग देखें तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मॉडुलस के पास, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यही है कि बिल्कुल सिमेट्री है। देखो सबसे पहले 3 स्ट्रेस पढ़ो, फिर उसी के 3 स्ट्रेन और फिर उनसे रिलेटेड 3 मॉडुलस, और ये चैप्टर फिनिश। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं पर आता है, यंग्स मॉडुलस पे एंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इस तरह से डिफाइंड है, इट इज अ रेशियो ऑफ, यहां से देखिएगा सारे मॉडुलस यहीं से तो आते हैं ना, ई, तो ये कोई ना कोई तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लेते हैं और वॉल्यूमेट्रिक ही स्ट्रेन लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलो या सिंपल आप नॉर्मल स्ट्रेस भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जैसे मान लीजिए मैंने एक वो ले लिया स्फीयर और चारों तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इस टाइम फोर्स रेडियल है। रेडियल का मतलब होता है सेंटर की तरफ, इस तरह से ये परपेंडिकुलर होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस भी लिख सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेस भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सिंपल बल्क मॉडुलस। फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, बल्क मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस। तो फॉर्मूला भी सभी के बनाते हैं, अभी सिर्फ डेफिनेशन जो है करता है, अभी इसका ही फॉर्मूला आएगा। अच्छा यूनिट की बात करें तो फिर से वही बात कि स्ट्रेन की यूनिट होती नहीं है, स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन इसी से मैच करेगी नो डाउट, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। फॉर्मूले पे भी हम लोग आएंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन सभी को, इसकी भी डायमेंशन हो जाएगी सिंपल एल माइनस एन टी माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सभी मॉडुलस कैसे बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी मॉडुलस आएंगे स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ये भी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन ही होने का है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब कौन सी स्ट्रेस ले यहां पर, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल, और स्ट्रेन अभी पढ़ा था शेयर स्ट्रेन, इसका सिंबल नीटा। इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, अभी जो बनाया था हम लोगों ने डायग्राम, कि फोर्स अगर टेंजेंशियल लगे इस तरह से, और एरिया कौन सा हो गया, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये वाला एरिया लेते हैं फिक्स्ड एरिया, और ये वाला इस तरह से मान लीजिए सरफेस जो थोड़ा सा इंक्लाइन हो गया फाई, तो यहाँ पर ये फाई की वैल्यू अभी निकाली थी एक्स अपॉन एच, उसको पुट करेंगे, स्ट्रेस पुट करेंगे, आंसर आएगा मीटर। इसकी यूनिट भी मैच करेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेन की यूनिट होती नहीं है और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो सभी जो कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, वो सभी एक ही तरह से देखो, ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ये भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। चलिए अब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसका। तो पहले लेते हैं यंग्स मॉडुलस, मैं यूनिट हटा देता हूं, यंग्स मॉडुलस। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बाय एरिया, इसको डायग्राम में यहां बना देता हूं।
मान लीजिए आपने फोर्स लगाया और बॉडी थोड़ी सी क्या हो गई, इलोंगेट हो गई इस तरह से, यहां से लेके आता है फॉर एग्जांपल डेल्टा एल मान लीजिए। इसका फॉर्मूला बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी वीडियो की शुरुआत में पढ़ा था हम लोगों ने कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है सिंपल चेंज अपॉन ओरिजिनल, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल। इसको ऊपर ले जाइए तो सिंपल सा एक फॉर्मूला बन के आ गया, y इक्वल टू एफ एल डिवाइड बाय ए डेल्टा एल। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहाँ पर एरिया कंफ्यूजन होता है, एरिया कौन सा रहेगा, क्योंकि देखो अगर आप वायर को खींचोगे, अगर आप वायर को खींचोगे तो इसका एरिया जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब ये दिक्कत आएगी कि एरिया कौन सा लिया जाए, तो याद रखना यहाँ पर जो एरिया होता है वो होता है इनिशियल एरिया, और ये जो एल लिखा है ना यहाँ पर ये होती है इनिशियल लेंथ। ये सभी इनिशियल फैक्टर्स हैं। डेल्टा एल क्या, जितना भी चेंज प्रोड्यूस हुआ है एफ फोर्स अप्लाई करने पर। यहाँ याद रखना कि जो ए होता है हमारा वो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया, और एल ओरिजिनल लेंथ, और सिंपल डेल्टा एल क्या होगा, चेंज इन। तो आसान सा फॉर्मूला आ गया, y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल। आगे बढ़ते हैं, बल्क मॉडुलस बी। बल्क मॉडुलस भी इस तरह से डिफाइन करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को ये लिखा है ना फोर्स अपॉन एरिया, यहां पर भी लिखो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है डेल्टा वी अपॉन वी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो बी आ जाएगा वी डेल्टा वी। फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अब देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पर क्या है, बी इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला आ गया। अब मैं यहाँ से यहाँ पर लगाऊंगा एक छोटा सा माइनस। माइनस का रीजन सुनिएगा, माइनस आपको क्या बताएगा, जब आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, देखो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं फॉर एग्जांपल, इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ से आ रहा डेल्टा वी अपॉन वी, बी इक्वल टू वी, और यहाँ पर आ गया माइनस। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारा मेन यही है। अब सुनिएगा भाई ये क्या कहता है, ये कहता है अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे बॉडी पर, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। अगर मैं ऐसे करता डेल्टा वी अपॉन वी, तो ये तो चेंज तो हो रहा है, बट ये पता नहीं चल रहा है कि वो चेंज जो है डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। माइनस का मतलब, माइनस की गारंटी दे रहा है हमको इस वक्त कि प्रेशर इंक्रीज करने पर जो डेल्टा वी अपॉन वी आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो माइनस साइन हमको ये इंडिकेट कर रहा है सर कि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था फोर्स अपॉन एरिया। इसमें एरिया में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एरिया कौन सा लिया जाए, तो ध्यान रखिए पहली क्लास में बताया था फिक्स्ड एरिया लेते हैं हम लोग, फिक्स्ड एरिया जो सरफेस फिक्स्ड होगा वो एरिया लेना, डिवाइडेड बाय, अभी शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला आया था ना, फाई आया था, फाई, तो लिख लीजिए फाई। फाई की क्या वैल्यू है, साइड से लिख देते हैं एक्स अपॉन एच। इसको उधर ले जाइए तो नीटा आ जाएगा ए डिवाइड में एफ ए इंटू फाई, तो ये नीटा का फॉर्मूला आ गया। सभी फॉर्मूले सेम है, इनके साथ अगर आप फॉर्मूला भी भूल जाए ना, ये मैं बार बार टेबल इसलिए बना रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो याद रहेगा कि यंग्स मॉडुलस डिराइव किया था लेंथ वाइज कुछ करके, बल्क हमने जो है डिराइव किया था वॉल्यूम को लेके, और ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है इसको हमने डिराइव किया था इस तरह से शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पर हम लोगों ने फॉर्मूला आ गया, अभी न्यूमेरिकल अभी आएंगे कुछ दिनों बाद, और सभी के एक साथ हम लोग न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। एक छोटा सा नोट और, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है कंप्रेसिबिलिटी का। नेक्स्ट है, नोट में लिख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी, इसको डिनोट कर रहा हूं मैं काबा से। कंप्रेसिबिलिटी, सिंपल कंप्रेसिबिलिटी होता है
1/बल्क मॉडुलस। यानी किसी मटेरियल के अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए आप ये भी याद रखिएगा, जितने ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क हो, यंग्स हो या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनकी वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना, बॉडी उतनी ही ज्यादा हार्ड होती है। हम लोग अभी यही डिस्कस करेंगे कि मेटल्स में जो होता है वो यंग्स मॉडुलस उसका काफी हाई होता है। ये बात ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा, बॉडी उतनी कैसी होगी, हार्ड होगी। अच्छा, और जितनी बॉडी हार्ड होगी उतनी कम कंप्रेस हो सकती है। अब मान लीजिए आपके पास एक स्टोन है, स्टोन कंप्रेस करना चाहिए तो कहां से होगा, यानी कि बॉडी जितनी ज्यादा हार्ड होगी कंप्रेसिबिलिटी उतनी कम। तो कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि बॉडी अगर ज्यादा हार्ड होगी, बॉडी ज्यादा हार्ड है तो जो कंप्रेसिबिलिटी होगी उसको कंप्रेस कम कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कम। और मैंने अभी बताया कि हार्डनेस बॉडी की डिफाइन करती है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तो ये, यानी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, बल्क मॉडुलस। यही रिलेशन में ऊपर लिखा है मैंने कि जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होगा किसी का, कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी उतनी ज्यादा कम होगी। यूनिट की बात करें तो सिंपल इसका रिवर्स हो जाएगा, यूनिट तो इजी, ठीक है। यूनिट आ जाएगी इसकी न्यूटन इनवर्स मीटर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर कर देंगे, बहुत इजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।